मैं डॉक्टर घनश्याम वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्किन, आईजीएमसी शिमला। आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शन जो कि सर्दियों में और स्पेशली आजकल कोविड के पेंडेमिक की स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि हर्पीज जोस्टर या जनेऊ जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हर्पीज जोस्टर या जनेऊ या ब्रह्मसूत्री एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि जोस्टर वायरस की वजह से, वेरिसेला जोस्टर वायरस की रीएक्टिवेशन की वजह से होता है। जब भी बचपन में हमें चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है तो उसका चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो हमारे शरीर के नर्वस टिश्यू में परमानेंटली रह जाता है उम्र भर के लिए। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या कोई और कारण रहे, इम्यूनिटी हमारी इम्यूनिटी कम होने के, तो उसकी वजह से वो वायरस फिर से उस नर्वस टिश्यू में रीएक्टिवेट हो जाता है और वो दोबारा मल्टीप्लाई करने लग जाता है, जिसकी साथ साथ वो हमारी नर्व्स को और स्किन को डैमेज करता है, और जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है जिसको हम हर्पी जोस्टर कहते हैं। ये हर्पी जोस्टर एक बहुत रेयर डिज़ीज़ नहीं है, काफ़ी कॉमन डिज़ीज़ है। ये 10 से 20% लोग जिनमें पहले चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ है उन लोगों में इस वायरस के रीएक्टिवेशन के चांसेस रहते हैं। और जब ये वायरस रीएक्टिवेट होता है तो इसके जो सिम्टम्स आते हैं इस बीमारी में, सबसे पहले इसमें दर्द का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है, जिसमें जो 4 से 5 दिन रह सकती है, और उसके बाद विद इन 1 वीक चमड़ी में निशान आने शुरू हो जाते हैं। कई बार जब ये दर्द होती है ये इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट को लगता है कि कुछ हमें काट रहा है, कुछ जलन हो, बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, स्टेबिंग पेन होती है, लेंसिनेटिंग पेन होती है, और पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि जब ये दर्द सीने के चेस्ट में है तो वो दर्द बहुत ज़्यादा होती है, चमड़ी पे कोई निशान नहीं होता, तो उस कंडीशन में लोग ये सोच बैठते हैं कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया है और वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन के लिए पहुंच जाते हैं। पर कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद जब चमड़ी में निशान आने शुरू हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं यार, ये हर्पी जोस्टर ही है, जबकि ये हार्ट अटैक नहीं है। कई बार इसमें सिर दर्द बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और कई लोगों में ये भी देखा गया है कि जब पेट में राइट साइड में लोअर एब्डोमेन में पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो जाए तो उसको कई बार अपेंडिसाइटिस से कंफ्यूज करके पेशेंट्स सर्जन के पास चले जाते हैं, और सर्जन इसको अपेंडिसाइटिस सोच के ऑपरेट भी कर देते हैं। पर ऑपरेशन के बाद जब चमड़ी पे इसके निशान निकलते हैं, इस बीमारी के निशान निकलते हैं, तब पता चलता है कि ये अपेंडिसाइटिस नहीं थी, जबकि ये हर्पीज जोस्टर या जनेऊ था। तो इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी पेशेंट को और ट्रीटिंग फिजिशियन को होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक दर्द की बात है, दर्द के 5वें 6ठे दिन जब निशान शुरू होते हैं तो वो शरीर के एक भाग में, जहाँ की उस नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी भाग में रहते हैं। और ये निशान पहले लाल होते हैं, उसके बाद पानी वाले छाले बन जाते हैं, फिर वो पस वाले दाने भी बन सकते हैं, और बाद में ऐसे जैसे जलने के निशान पड़ते हैं उस तरह के स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं। और 10 से 12 दिन में उसमें हीलिंग शुरू हो जाती है, और 4 से 5 हफ्ते में वो हील करके कम हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ पेशेंट को बुखार रहता है, और थकान रहती है, और जलन रहती है, निशानों पे दर्द रहती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और कई लोगों में देखा गया है कि अगर उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उनकी एज ज़्यादा है, तो उसमें उन लोगों को ये बीमारी शरीर के दूसरे भागों में भी जा सकती है, और ये जिसको हम डिसेमिनेटेड डिजीज़ कहते हैं वो भी हो सकती है, और साथ ही साथ बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। जैसे कि अगर फेस पे हो गई है तो आँखों को इन्वॉल्व कर सकती है। आँखों की में इसमें बहुत सारी तकलीफ़ें देखने को मिलती है। अगर इसका इलाज ठीक से न कराएं तो आँखों की रोशनी तक जा सकती है, ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। आँखों में अल्सर, आँखों के बाहरी पर्दे, बाहरी झिल्ली पे कैरेटाइटिस या कॉर्नियल अल्सर जिसको हम कहते हैं, जख्म पड़ जाते हैं और देखने में प्रॉब्लम आ सकती है। काला मोतिया हो सकता है। आँख की जो हमारी मसल्स होती हैं वो पैरालाइज हो सकती है, जिसकी वजह से
दो दो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है पेशेंट को। तो आँखों की और आँखों की जो वेसल्स होती है उसमें उसमें नेक्रोसिस हो जाता है, और अल्टीमेटली कुछ लोगों में इसमें ब्लाइंडनेस तक हो जाती है अगर इस डिज़ीज़ को हम सीरियसली ट्रीट ना करें। और इसी तरह से अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो ये ब्रेन में भी जा सकती है, जिससे एनकेफ्लाइटिस या मेनिंजाइटिस हो सकती है। और अगर हम चेस्ट की बात करें, लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए इस वायरस की वजह से तो निमोनिया हो सकता है, निमोनाइटिस हो सकती है, गॉल ब्लैडर को इन्वॉल्व कर सकती है जिसे कॉलिसिस्टाइटिस कहते हैं, पेट को इन्वॉल्व कर सकती है जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ स्टूल या रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है। जब यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व हो जाए तो ये सारी इस बीमारी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो ये तो इसके कुछ फीचर्स थे कि किस को कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकती है। हर्पीज जोस्टर या जनेऊ की वजह से हमारी मसल्स भी वीक हो सकती है। जैसे कि किसी पेशेंट को अगर बाजू में हर्पीज जोस्टर के निशान हैं या टांग में हर्पीज जोस्टर के निशान हैं, तो उसके बाद उन बाजू और टांग की नर्व्स में वीकनेस आ सकती है, और बाद में उसे बाजू या टांग का इस्तेमाल करने में दिक्कत हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। और एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है, अगर किसी पेशेंट में हर्पीज जोस्टर के बार बार अटैक हो रहे हैं, 2 या 3 बार हर्पीज जोस्टर होगी, रिकरेंट हर्पीज जोस्टर जिसको हम कहते हैं, तो उन पेशेंट्स में हमें पेशेंट्स का एचआईवी स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कई बार इन लोगों में एचआईवी पॉजिटिव, ये लोग एचआईवी पॉजिटिव होते हैं। एक और चीज़, जिन लोगों में हर्पीज जोस्टर होता है उन लोगों में स्ट्रोक होने, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जिनमें आई की इन्वॉल्वमेंट हो, जोस्टर ऑप्थेल्मिकस हो, उनमें स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जोस्टर में ये भी, हर्पीज जोस्टर में ये भी देखा गया है कि उसमें हार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, जिसमें मायोकार्डिटिस हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, वो होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं? इसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो एजिंग, एडवांस एजिंग रहती है। ये 40 साल के बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और एज के साथ साथ क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कुछ और कंडीशंस है जिसमें कि हमारी जनरल इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि किसी को कैंसर है, कोई भी तरह का कैंसर है, तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इस वायरस के रीएक्टिवेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर किसी को कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, जैसे कि एचआईवी है, एड्स है, जिसमें कि इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उसमें भी इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि कैंसर की दवाइयाँ हैं जो इम्यूनिटी कम कर देती है, या स्टेरॉयड्स जो हम स्किन में भी काफ़ी लोगों को देते हैं, या कोई एलर्जिक कंडीशन में जिसमें लंबे टाइम के लिए हमें स्टेरॉयड देने हैं, या कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है जिसमें लंबे टाइम के लिए स्टेरॉयड देने हैं, तो उसमें भी ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर थे। और ये भी देखा गया है कि ये महिलाओं में भी ज़्यादा रीएक्टिवेशन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इसमें जैसे कि मैंने आईज़ की कॉम्प्लिकेशन तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि क्या क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस तक हो सकती है अगर हम इसको ठीक से ट्रीट ना करें। और फिर अगर जहाँ स्किन में निशान पड़े हैं तो उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, फोड़े हो सकते हैं, उस पर डीप स्कार बन सकते हैं, और उन स्कार्स में भी और तरह की बीमारियाँ हो सकती है, जैसे कि स्कार सार्कोइडोसिस कंडीशन होती है, वो भी हो सकती है। फिर उसके बाद सिस्टमिक ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट, ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ सकती है। और एक इसमें जो एक बहुत तंग करने वाली, इरिटेट करने वाली, पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब करने वाली कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसे हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया बोलते हैं। कहने का मतलब है हर्पीज़ होने के बाद दर्द का होना। जब हर्पीज़ की दर्द हमें 4 से 6 हफ्ते के बाद भी कंटिन्यू रहती है तो उसे हम ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहते हैं। ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनमें इनिशियली हर्पीज जोस्टर का जो रैश था वो बहुत ज़्यादा था, उसके सिम्टम बहुत ज़्यादा थे, बुखार था ज़्यादा था, और उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हर्पीज जोस्टर के बाद पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस, और जिन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिला है, जिन लोगों ने इसमें दवाइयाँ, एंटीवायरल दवाइयाँ नहीं ली है, उसमें पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
और इसमें ये देखा गया है कि पेशेंट को की लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, उनको सोने के लिए मुश्किल हो जाती है, नींद नहीं आती है, उनमें भूख नहीं लगती है, वीकनेस वो फील करना शुरू कर देते हैं। कई कई लोग तो साइकोलॉजिकली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ सकती है, और बहुत ही परेशान रहते हैं पेशेंट्स। तो हमें इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन के बारे में ध्यान रखना चाहिए और उनको ठीक से ट्रीटमेंट देनी चाहिए एज ए फिजिशियन, और जो पेशेंट्स हैं हर्पीज जोस्टर के, उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। जब पेशेंट को दर्द शुरू होता है, तो हम अगर हमारे पास पेशेंट दर्द में आए और हम उसको डायग्नोज कर पाएँ कि हर्पीज जोस्टर है, तो हम उसे इमीडिएटली एंटीवायरल दवाइयाँ देनी होती है। और एंटीवायरल दवाइयाँ अगर आँखों में हर्पीज जोस्टर हो रही है, या बहुत ज़्यादा डिसेमिनेटेड हर्पीज जोस्टर है, या पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, तो उसमें हमें ड्रिप के द्वारा इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। एसाइक्लोविर नाम की एक दवाई आती है, और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। और जब 3-4 दिन हो जाते हैं इंजेक्शन के रूप में दवाई देने के बाद, उसको हम ओरल में भी डाल सकते हैं। और इसका डोज मैं ये पेशेंट्स को और जो ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि इसकी डोज हायर रहती है। अगर एसाइक्लोविर की बात करें तो 800 मिलीग्राम दिन में 5 बार देनी होती है। तो पेशेंट को भी ये ध्यान रखना है कि 5 बार दवाई खानी ही खानी है, और इस दवाई के साथ ज़्यादा पानी का सेवन करना होता है, ताकि इससे रीनल की जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है दवाई की, वो ना हो। और ट्रीटमेंट अगर 48 से 72 घंटे में शुरू की जाए, तो इसकी में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। और लगाने वाली दवाइयाँ भी दे सकते हैं ताकि स्किन इन्फेक्शन ना हो। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं लगाने के लिए, या सूदिंग इफेक्ट के लिए दे सकते हैं, दर्द के लिए पेन किलर्स दे सकते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे सकते हैं। अब इसके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में, भ्रांतियाँ। इस बीमारी के बारे में ये सोचा जाता है कि ये तो अपने आप ही वायरल इन्फेक्शन है, अपने आप ही ठीक हो जाता है, इसमें झाड़ फूक से भी ठीक हो सकता है, पूजा पाठ से भी ठीक हो सकता है। तो पेशेंट्स को जब भी हम उनका डायग्नोसिस बनाते हैं कि आपको जनेऊ हो रखा है, हर्पीज जोस्टर हो रखा है, तो हमारी प्रिस्क्रिप्शन ना लेते हुए वो अपने झाड़ फूक करना शुरू करवा देते हैं, जिसकी वजह से बाद में इसकी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और कई बार ये जानलेवा भी हो सकती है। और एक भ्रांति है कि ये बीमारी सिर्फ बुज़ुर्गों की बीमारी है, तो वो भी गलत है। ये छोटे बच्चों में भी देखने को मिलती है, जो ऑल्दो इट इज़ वेरी रेयर, लेस देन 40 ईयर्स की एज में ये कम देखने को मिलती है, पर किसी भी एज में हो सकती है। और ये एक भ्रांति ये भी है कि ये चिकन पॉक्स और हर्पीज जोस्टर एक ही चीज़ है। ये एक वायरस से होने वाली दो अलग अलग बीमारियां हैं। और सबसे बड़ी जो भ्रांति वो यही है कि इसकी ट्रीटमेंट को लेके जो लोगों में अंधविश्वास है, उसको दूर हमें करना चाहिए। जैसे ही हर्पीज जोस्टर का किसी को इन्फेक्शन होता है, तो वो इमीडिएटली स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाए और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, प्रॉपर एंटीवायरल ले, और उसके साथ प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखे, पानी ज़्यादा पिए ताकि उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, और इस तरह से इस बीमारी से बचा जा सके। जहाँ तक बचने की बात आई, तो प्रिवेंशन में हम इसमें वैक्सीन भी दे सकते हैं, जो कि इसका 50 साल या 60 साल की उम्र के जो बड़े लोग हैं, उसमें एक इसकी जो वैक्सीन आती है, उसके 2 डोज दिए जाते हैं, जो कि 2 महीने से 6 महीने के इंटरवल में रिपीट किए जाते हैं, जिससे कि 90% तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि सर्दियों में जब थोड़ी सी स्ट्रेस बॉडी को ज़्यादा होती है, तो इस बीमारी के थोड़ा इंसिडेंस भी बढ़ जाता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, तो उसमें ओवरऑल स्ट्रेस ज़्यादा है लोगों को, तो हमें इस बीमारी के ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद।